नमस्ते, इनोवेव नेशन में आपका स्वागत है। नए एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट लीन फॉकनर हूं। चलिए आज की मुख्य खबरों पर चलते हैं। क्या एआई मानव मस्तिष्क के रहस्य उजागर कर सकता है? एक इजरायली स्टार्टअप का दावा है कि 15 मिनट की स्कैनिंग से पीटीएसडी जैसी स्थितियों का हम किस तरह निदान करते हैं उसे बदल सकता है। डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां। इजराइल टेक्नोलॉजी पावर हाउस है, पर एआई क्रांति उसके भविष्य को चुनौती दे रही है। प्रतिभाएं देश छोड़ रही हैं और कंपनियां विदेश में मौके तलाश रही हैं। क्या स्टार्टअप नेशन अपनी बढ़त बनाए रख सकता है? और वो आवाज क्या है? ये दिल टूटने की आवाज है। पूरे चीन में सरकार एआई पार्टनर्स पर सख्ती कर रही है और यूजर्स को अपने डिजिटल प्रेमियों से अलग होने के लिए मजबूर कर रही है। हमारे पास पूरी जानकारी है। अब डॉक्टर रोज दिल, फेफड़ों और खून की केमिस्ट्री माप सकते हैं, लेकिन दिमागी बीमारियां जैसे डिप्रेशन, पीटीएसडी या अल्जाइमर अब भी मुख्यतः निरीक्षण व प्रश्नावली से पहचानी जाती हैं। एक इजरायली स्टार्टअप का कहना है कि वो 6 साल तक गोपनीय रूप से काम करने के आफ्टर बदलाव ला रहा है। हेमिस्फेरिक ने एक एआई मॉडल पेश किया है जो सिर्फ 15 मिनट की गैर आक्रामक स्कैन से दिमाग की गतिविधि डिकोड कर सकता है। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं को-फाउंडर सीईओ हगाइल अलाजार और सीटीओ गिदी गिलेत्सविन। आप दोनों का आज मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हगाइल, चलिए आपसे शुरू करते हैं। हम हमेशा पिच से शुरू करते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका स्टार्टअप किस बारे में है? धन्यवाद लेन। तो हेमिस्फेरिक एक एआई स्टार्टअप है। जैसा कि आपने बताया, हमने पिछले 6 साल इसी पे काम करते हुए बिताए हैं। एक क्रांतिकारी मॉडल, ये एक फ्रंटियर फाउंडेशनल मॉडल है जिसे डेस्कार्टेस कहा जाता है, जो नॉन इन्वेसिव ब्रेन एक्टिविटी को डिकोड करने के लिए है। समस्या ये है कि दिमाग शरीर का आखिरी ऐसा अंग है जिसके लिए हम अब भी सिर्फ सब्जेक्टिव मापदंडों का उपयोग करते हैं। हमारे पास इसके कार्य और स्वास्थ्य मापने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापनीय मापदंड नहीं है। और आप जानते हैं, अगर आप अब तक एआई की उपलब्धियों के बारे में सोचें, जैसे कि एलएलएम्स, वे मानव भाषा का अनुवाद करते हैं। मस्तिष्क विद्युत भाषा में बात करता है। डेस्कार्टेस मॉडल मस्तिष्क की इस भाषा का अनुवाद कर उसे व्यवहारिक जानकारी में बदलता है, जिसे डॉक्टर और मरीज उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम अपने मस्तिष्क के कार्य और स्वास्थ्य को समझ सकें और निर्णय ले सकें। तो आप वास्तव में क्या माप रहे हैं? तो हम ईईजी का उपयोग करते हैं। यही सेंसर है जिसका हम उपयोग करते हैं। यह एक गैर आक्रामक सेंसर है। ये काफी विकसित है और ये बस खोपड़ी से दिमाग की बिजली को मापता है। हम हार्डवेयर कंपनीज नहीं हैं और यही हमारा नवाचार नहीं है। ये कच्चा सिग्नल हमारे मॉडल में डाला जाता है और हमारा मॉडल, जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित है, अब मस्तिष्क के कार्य को समझता है और इसका उपयोग उत्पादों की एक श्रृंखला बनाने के लिए किया जा सकता है। निर्णय के लिए हमारे पास पीटीएसडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों पर मात्रात्मक जानकारी होनी चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया, ये मनोरोग संबंधी स्थितियां हैं, साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल स्थितियां भी, जैसे कि पार्किंसंस और अल्जाइमर रोग। और गिडी, डॉक्टरों और सामान्य स्कैन की तुलना में आपकी क्या खासियत है? ठीक है, तो जिन अधिकांश स्थितियों के बारे में हमने अभी चर्चा की, उनके लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापने योग्य उपाय नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर ये सब्जेक्टिव तरीकों से किया जाता है, जैसे प्रश्नावली और बोलचाल। सही है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मॉडलों का उपयोग करके मस्तिष्क की गतिविधि को डिकोड करते हैं ताकि मापने योग्य परिणाम मिल सके। हमारा सबसे बड़ा फायदा डेटा है। आखिरकार हमने ये मॉडल बनाया डेस्कार्टेस, जो 6 अरब पैरामीटर वाला मॉडल है। हमने डेटा एक लैब चेन से इकट्ठा किया। हमने एशिया, अमेरिका और इजराइल में लैब्स का नेटवर्क स्थापित किया है और इन लैब्स का उपयोग करके हमने 1 लाख से अधिक लोगों से डेटा इकट्ठा किया है और अब तक 2.5 लाख घंटे की ब्रेन एक्टिविटी का डेटा इकट्ठा किया है और यही हमारे मॉडल की नींव है। तो सुना है आप एफडीए अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, क्या इसमें कोई अपडेट है? हाँ, हमने सीडीआरएच के प्रमुखों से मुलाकात की थी, जो एफडीए की मेडिकल डिवाइस यूनिट है। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और एक लाइव डेमो किया और अपनी तकनीक प्रस्तुत की। अब हमारी उनसे औपचारिक लिखित बातचीत चल रही है और हम अगले साल के किसी समय अपने पहले उत्पाद के लिए आवेदन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये प्रेक्षणात्मक उत्पाद है। ये शरीर में हस्तक्षेप नहीं करते, इसे क्लास 2 कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर या एआई जो मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में आता है।
तो ये वो प्रकार की रेगुलेटरी प्रक्रिया नहीं है जो आपको करनी होती है अगर आप मान लीजिए कोई दवा या सर्जिकल हस्तक्षेप विकसित कर रहे हैं जो वास्तव में शरीर को प्रभावित करता है। ये सिर्फ शरीर को मापता है और किसी भी तरह से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्योंकि किसी समय शायद जब ये और आगे बढ़ेगा, ब्रेन स्कैन भी ब्लड टेस्ट जैसा हो सकता है, जिससे बिना पता चले भी बीमारी का पता चल सकता है। इसमें खतरा है कि इसका इस्तेमाल कर तुरंत सब पता चल सकता है। अगर आप इसके सुरक्षा पहलू की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं हमारी कंपनी साइबर सुरक्षा के सबसे उच्च स्तर के मानकों का पालन करती है और हम ब्रेन डेटा को उसकी प्रकृति के अनुसार बेहद निजी मानते हैं। सब कुछ गुमनाम रखा जाता है, इसलिए ये बहुत सुरक्षित है। और आखिरी सवाल, लेकिन खुद हेलमेट के बारे में क्या? क्या आपको लगता है कि किसी समय यह सिर्फ मानसिक स्थितियों से आगे भी बढ़ सकता है? क्या आपकी तकनीक से और भी कुछ संभव है? तो हाँ, तो हम क्या करते हैं आखिरकार, हम एक डीप लर्निंग और एआई कंपनी है, ठीक है। और जो हम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं वो है दिमागी गतिविधि को सामान्य रूप से डिकोड करना, न कि किसी विशेष उपयोग के लिए। हम सबसे पहले दिमागी सेहत पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें यह सबसे जरूरी लगती है। लेकिन हमारे पास और भी क्षमताएं हैं जिन्हें हमने अभी तक उजागर नहीं किया है और हम उन्हें तब उजागर करने की योजना बना रहे हैं जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएंगी। और आपने अभी अभी $52 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई और आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीईओ हगाई लालाजार और सीटीओ गिदी गिलेट्सविन, मेरे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लिन। दशकों से इजराइल का हाईटेक सेक्टर अर्थव्यवस्था का इंजन रहा है, लेकिन अब वो दबाव में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों को बदल रहा है, कंपनियां विदेशों में फैल रही हैं और इजराइल की और भी ज्यादा शीर्ष तकनीकी प्रतिभाएं देश छोड़ रही हैं। इससे देश की प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बियांका जनीनी की रिपोर्ट। इजरायली हाईटेक ने दशकों से देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है। आज ये इजराइल की जीडीपी का करीब 5वां हिस्सा बनाता है और लगभग 60% निर्यात का हिस्सा है। पिछले साल ही ये देश की आर्थिक वृद्धि का करीब आधा हिस्सा था। लेकिन इन प्रमुख आंकड़ों के पीछे दरारें दिखने लगी हैं और उद्योग के नेता चेतावनी देते हैं कि देश की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त उसके लोग धीरे धीरे हाथ से फिसलती जा रही है। हाईटेक सेक्टर इजरायली अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। निकट भविष्य में इजराइल की अर्थव्यवस्था टिकी रहेगी क्योंकि ये प्रवृत्ति मौजूद है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। लंबी अवधि में ये विनाशकारी होने वाला है। मैं इस खतरे को कम करके नहीं आंक सकता। इस उद्योग को सिर्फ एक संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसे कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युद्ध, मजबूत शेकेल और बढ़ती ब्रेन ड्रेन। एलेक्स ग्रीनबर्ग के लिए ये बदलाव सैद्धांतिक नहीं बल्कि हो रहे हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मैनेज करने के बजाय अब वह एआई एजेंट्स की टीम मैनेज करते हैं। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिसमें एजेंट्स वही काम करते हैं जो पहले मेरे कर्मचारी किया करते थे। उन्होंने कर्मचारियों की नौकरी नहीं छीनी, इसने उनकी नौकरी को बदल दिया। अब वे सिस्टम के देखभाल करता जैसे हैं। आज भी एआई को निगरानी चाहिए, कल शायद नहीं। मैं अपनी एजेंट से बात कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और कैसे चाहिए, और जवाब भी मिल सकता है। शुरुआत में कई गलतियाँ होती हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, यहाँ तक कि चौंका देने वाली रफ्तार से। ये पहले ही नौकरी बाजार बदल रहा है। आज इजराइल के हाईटेक सेक्टर में कम नौकरियां हैं। जूनियर्स जो अभी अभी विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं और जो आमतौर पर नौकरियां पा लेते थे और अपने करियर की शुरुआत कर लेते थे, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। अब हम बदलावों को महसूस करने लगे हैं और मेरी नज़र में 3 से 5 सालों में चीज़ें और जटिल हो जाएंगी, क्योंकि किसी न किसी समय एआई इंसान की जगह ले सकेगा। एआई को अभी भी इंसानों की जरूरत है और जहां तक मैं देख सकता हूं एआई का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों पर निर्भर रहेगा। अगर आप एआई के साथ काम करना और उसका फायदा उठाना सीख लें तो आप बहुत अच्छा करेंगे। बस शुरुआती इंटरनेट के दिनों के बारे में सोचिए। लोगों ने माना था कि इंटरनेट और कंपोनेंट्स उनकी कुछ नौकरियां ले लेंगे और ऐसा ही हुआ, लेकिन जिन्होंने इसका उपयोग और लाभ उठाना सीखा, आखिरकार उन्हें रोजगार मिल गया। निकट भविष्य में रोजगार के अवसरों में कमी आएगी। मुझे लगता है कि एआई से जुड़े नए रोजगार और अवसरों में इजराइल अच्छी स्थिति में है और हालात सामान्य होने पर इसका लाभ उठा सकता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। युद्ध ने असुरक्षा बढ़ाई और महीनों तक रिजर्व ड्यूटी बढ़ा दी। इसने निवेशकों को और अधिक सतर्क बना दिया है। मजबूत शेकल से इजरायली कर्मचारी विदेशी प्रतिस्पर्धियों से ज्यादा महंगे हो जाते हैं और वह बेहद ऊंची जीवन यापन की लागत के साथ मिलकर इसका मतलब है कि हम ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं। 2019 से इजराइल के R&D कर्मचारियों का इजराइल के अंदर काम करने का प्रतिशत 69% से घटकर सिर्फ 62% रह गया है। इस शेकल डॉलर से काफी मजबूत है, जिससे विदेशों में हमारी बिक्री अब पहले जैसी वेतन और किराया कवर नहीं कर पाती। ऑफिस किराया आदि अब कवर नहीं होता। दूसरी समस्या है इजराइल की अनिश्चितता, इसीलिए निवेशक पैसा विदेश में रखते हैं। सबसे बड़ी चिंता कंपनियां नहीं हैं, बल्कि लोग हैं। युद्ध शुरू होने के बाद हर महीने 800 से अधिक इजरायली हाईटेक कर्मचारी लंबे समय के लिए विदेश जा रहे हैं, जो युद्ध से पहले से लगभग 70% अधिक है। अधिकांश देशों के लिए ये आंकड़े शायद छोटे लगें, लेकिन इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री बड़ा नियोक्ता नहीं है। सिर्फ लगभग 4 लाख लोग ही इस सेक्टर में काम करते हैं, यानी हर 10 में 1 कर्मचारी। और फिर भी वे कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा बनाते हैं। लगभग 60% निर्यात और कुल आयकर राजस्व का लगभग 1/4 हिस्सा। इसीलिए अर्थशास्त्री मानते हैं कि भले ब्रेन ड्रेन कम हो, उसका असर बड़ा हो सकता है। सरकार ने जवाब देते हुए इजरायली टेक कर्मचारियों की वापसी के लिए टैक्स इंसेंटिव्स शुरू किए हैं। निवेशकों को नए प्रोत्साहन मिले हैं और राष्ट्रीय AI रणनीति के लिए लगभग 1 अरब शेकल्स देने का वादा किया है। सबसे बड़ा खतरा ब्रेन ड्रेन है। इजराइल की मिसाइलों के खिलाफ रक्षा का नाटकीय हिस्सा, चाहे वह लेबनान से हो या ईरान से, वो शक्तिशाली हाईटेक सेक्टर पर आधारित है। तो जैसे ही ये प्रतिभा देश छोड़ता है, हम इन खतरों के प्रति कहीं ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। इजराइल को टैक्स के जरिए खुद को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहिए। लोगों को यहाँ रखने के लिए दूसरी प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू करनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इजरायली कंपनियां यहाँ अपनी सफलता बरकरार रखेंगी इजराइल के भीतर रहकर? और अगर वे नहीं करती, क्या इजराइल सचमुच ये सह सकता है? मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हम गिरावट देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें फिर से सुधर जाएंगी। मुझे लगता है हमारे पास बहुत आशावाद है, चाहे युद्ध, AI या सेना में तकनीक से जो भी सबक मिले हो। अब ये सब निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स, नई AI कंपनियों और नए रोजगार अवसरों में दिखेगा। अब हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। बिना देर किए मैं नदाव कोहेन का स्वागत करती हूं, जो तेल अवीव विश्वविद्यालय में AI के प्रोफेसर और इम्यूबिट स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं। इस रिपोर्ट में हमने एक स्टार्टअप नेशन के रूप में मौजूदा चुनौतियों के बारे में सुना है। आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे लगता है हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें कुछ वैश्विक हैं, इनमें से कुछ घरेलू है। मुझे लगता है कि वैश्विक चुनौतियां अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो घरेलू चुनौतियां हम झेल रहे हैं, भू राजनीतिक और मुद्रा संबंधी, उसमें और भी जोड़ दीजिए। मुझे फिर भी लगता है कि हम इजरायली टेक इकोसिस्टम में मौजूद कुछ संसाधनों का फायदा उठा सकते हैं और उन क्षेत्रों में भी अग्रणी बन सकते हैं जहां फिलहाल हम नहीं हैं। यह हमारी मदद कर सकता है इन चुनौतियों से निपटने में। आप किन क्षेत्रों की बात कर रही हैं? तो अलग अलग तरह के क्षेत्र होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम AI में कुल मिलाकर नेता बन सकते हैं। जेन AI क्रांति, इसी मायने में मुझे लगता है कि हम थोड़े पीछे हैं। इजराइल पहले AI में अन्य देशों की तुलना में काफी आगे था, और अब हम निश्चित रूप से अमेरिका और चीन से पीछे हैं, बल्कि अन्य देशों से भी। मुझे लगता है AI के कुछ पहलुओं में अभी क्रांति नहीं आई है जहां हम नेतृत्व कर सकते हैं। एक उदाहरण जिसमें मेरी रुचि है वो है फिजिकल AI, यानी AI का भौतिक दुनिया में सक्रिय होना। रोबोटिक्स या मैन्युफैक्चरिंग का अनुकूलन करना, या स्वास्थ्य सेवा में, या ड्रोन में, ये वे क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है कि इजराइल वास्तव में नेतृत्व कर सकता है। और आपको क्यों लगता है कि इजराइल इन विषयों में नेतृत्व कर सकता है? तो इसके कई कारण हैं। एक, हमारे पास जो रक्षा के इर्द गिर्द इकोसिस्टम है, हमारे पास कई तकनीकें हैं जो मैदान में बेहद कठिन परिस्थितियों में साबित हो चुकी है। कई इंजीनियर ऐसे हैं जिनके पास इन तकनीकों को मैदान में लाने का जरूरी अनुभव है। यहाँ बहुत मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी है।
खासकर एआई के सिद्धांत और गणित जैसी बुनियादी बातों में। ये चीजें वाकई मायने रखती हैं अगर आप एआई को भौतिक दुनिया में ले जा रहे हैं, जहां मजबूती और सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक चैटबॉट के मामले में अगर वो गलती करता है तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर असली दुनिया में रोबोट गलती करे, परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। और इन दोनों चीजों, रक्षा और अकादमिक क्षेत्र के अलावा, एक मजबूत रूप से जुड़ा हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन तीनों स्तंभों के बीच सही तालमेल बना लें तो हमारे पास वाकई में एक बढ़त हो सकती है। लेकिन फिर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि रिपोर्ट में ब्रेन ड्रेन के बारे में भी कहा गया था। आपको क्या लगता है, जब ये सारी प्रतिभा विदेश चली जाती है तो क्या होता है? तो ब्रेन ड्रेन वाकई में एक समस्या है। ये कई कारणों से होता है। मुझे लगता है कि अग्रणी बनकर ये मदद करेगा। बहुत सारे लोग उन जगहों की ओर आकर्षित होते हैं जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और वे शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। और मुझे सच में लगता है कि जिन क्षेत्रों का मैंने अभी वर्णन किया है उनमें इजराइल शीर्ष पर हो सकता है। और ऐसे में कम से कम कुछ लोग रुकना पसंद करेंगे, खासकर क्योंकि इन क्षेत्रों में शायद साइबर के मुकाबले, जहां लोग, आप जानते हैं, आईडीएफ छोड़ सकते हैं, 8200 या अन्य यूनिट्स छोड़कर स्टार्टअप्स शुरू कर दुनिया के नंबर 1 विशेषज्ञ बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में, खासकर फिजिकल एआई में, शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको वास्तव में यह प्रशिक्षण चाहिए, दशकों तक चलने वाला प्रशिक्षण। और इसलिए एकेडमिक जगत वही असली मुख्य प्रेरक है जिस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि हम अमेरिका और चीन के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा में हैं और फिलहाल वे आगे हैं, तो आप भारत या पूर्वी यूरोप जैसे देशों के टेक लोगों के बारे में क्या सोचती हैं? वहां वे सस्ते और कभी-कभी अधिक जानकार भी होते हैं। उनसे प्रतिस्पर्धा करने के बारे में आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है इजराइल पहले वो जगह था जहां कंपनियां R&D सेंटर रखती थी, क्योंकि ये यूरोप या पश्चिमी देशों से सस्ता था। माफ कीजिए, पश्चिमी यूरोप या अमेरिका की तुलना में इजराइल पहले सस्ता था। आपको अच्छी प्रतिभा मिल जाती थी, लेकिन ये सस्ता होता था। मुझे लगता है अभी नहीं। अगर हम मानकीकृत इंजीनियरिंग में प्रतिस्पर्धा करें तो हमें पूर्वी यूरोप और भारत जैसे क्षेत्रों से मुकाबला करना होगा। मुझे नहीं लगता हम अच्छा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां हमारे प्रदर्शन के मामले में हम शीर्ष स्तर पर होंगे। और इस तरह भले ही हम अपेक्षाकृत महंगे हों, इसके बावजूद निवेश फायदेमंद है। साइबर इसका उदाहरण है। मुझे लगता है कि एआई के कुछ पहलू ऐसे हैं जहां हम उसी स्तर तक या उससे भी आगे पहुंच सकते हैं। अब अंत में, आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, क्या अब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने की सलाह देंगे? मैं सलाह दूंगा। मैं यह भी सलाह दूंगा कि बदलावों और रुझानों के प्रति सतर्क रहें और समझें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब बदलता हुआ क्षेत्र है। ये हर समय बदल रहा है। अब सिर्फ प्रोग्रामिंग करना काफी नहीं, एआई मॉडल्स इसे बखूबी कर सकते हैं। आपको उन खास क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां आप वाकई में बढ़त बना सकते हैं और विशेषज्ञ बन सकते हैं। फिजिकल एआई एक उदाहरण है, ऐसे और भी हैं। तो हाँ, मैं यही सलाह दूंगा, आपको ध्यान रखना होगा कि क्या हो रहा है और खुद को वहां ले जाएं जहां आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। नादाव कोहेन, तेल अवीव विश्वविद्यालय के एआई प्रोफेसर और इमोबिट के सह संस्थापक, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब एआई दौर में नया नेता है, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक नहीं है। एप्पल ने एनवीडिया को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी, क्योंकि निवेशक सोच रहे हैं कि एआई से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा। इस रिपोर्ट में और जानकारी है। लगभग 1 साल तक एनवीडिया आराम से वैश्विक बाजार में शीर्ष पर रही। इसके एआई चिप्स की वजह से, जो चैट जीपीटी से लेकर एडवांस डेटा सेंटर्स तक सब कुछ को पावर देते हैं। लेकिन अब एप्पल ने लगभग $4.88 ट्रिलियन के बाजार मूल्य के साथ फिर से नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है। चिप निर्माता की शेयर कीमत गिरने के बाद एप्पल ने एनवीडिया के 4.86 ट्रिलियन को पीछे छोड़ दिया। ये बदलाव निवेशकों की भावना में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है। कई सालों से एप्पल पर एआई दौर में पिछड़ने की आलोचना होती रही है, खासकर तब जब प्रतिद्वंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने में अरबों डॉलर झोंक रहे थे। लेकिन अब निवेशक मानते हैं कि एप्पल की ताकत कहीं और है। सबसे बड़ा एआई मॉडल बनाने के बजाय एप्पल से उम्मीद है कि वह आईफोन, सेवाओं और हार्डवेयर अपग्रेड के इकोसिस्टम से एआई से कमाई करेगा। एप्पल की हाल ही में अपडेट की गई सीरी, जिसे पिछले महीने पेश किया गया था, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह यूजर्स के डिवाइस में
पहले से सुरक्षित रूप से स्टोर किए गए ढेर सारे डेटा का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड बन सके। एप्पल फिर से शीर्ष पर है, लेकिन विश्लेषकों के अनुसार एनवीडिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में अब भी अग्रणी है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स प्रोसेसर जनरेटिव एआई बूम को चला रहे हैं। इसके बजाय विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी तस्वीर यह है कि एआई में निवेश का बूम बढ़ता जा रहा है। माइक्रॉन और दक्षिण कोरिया की SK हाइनिक्स जैसी मेमोरी चिप कंपनियां अरबों का निवेश आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि निवेशक अब पारंपरिक टेक दिग्गजों से आगे देख रहे हैं। एआई की दौड़ धीमी नहीं हो रही है, ये बस एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां निवेशक उन कंपनियों में अपना दांव लगा रहे हैं जिन्हें वे अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित करने वाली मानते हैं। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं चीन की, जहां लाखों लोगों को अपने एआई साथियों से अलग होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नई सरकारी नियमों के तहत वर्चुअल रिश्तों पर सख्ती की जा रही है। चैटबॉट्स को भावनात्मक निर्भरता बढ़ाने या असली साथी जैसा व्यवहार करने से रोक दिया गया है, ताकि देश में जन्म दर को बढ़ाया जा सके। निकोल जेरेक ये बता रही हैं। पहला प्यार जैसा कुछ नहीं होता और पहली बार दिल टूटने जैसा भी कुछ नहीं होता। और अब चीना में लाखों लोगों को अपने पार्टनर से अलग होना पड़ सकता है। मेरा मतलब उनके एआई पार्टनर से है। चाइनीज सरकार ने नए नियम लागू कर टेक कंपनियों को नाबालिगों को एआई या वर्चुअल पार्टनर देने से रोक दिया है। इसका मकसद एआई साथी सेवाओं पर रोक लगाना है, जो खासकर चीन में एक समस्या बनता जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ये नाबालिग और लोग रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हों, असल जिंदगी के रिश्तों में, क्योंकि चाइन की जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। दरअसल 2025 में लगातार चौथे साल जन्म दर में गिरावट आ रही है। ये समस्या चीनी सरकार ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये प्रतिबंध और नियम सिर्फ किशोरों तक सीमित नहीं है। प्लेटफॉर्म्स को सभी उपयोगकर्ताओं के अत्यधिक इस्तेमाल को सीमित करना होगा और चैटबॉट्स को भावनात्मक निर्भरता बढ़ाने से रोकना होगा। जब कोई उपयोगकर्ता परेशान लगे तो हस्तक्षेप करें। चाइना के 3 सबसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स बाइटडांस, अलीबाबा और टेंसेंट, उन्होंने घोषणा की कि वे पर्सनलाइज्ड एआई साथी चैटबॉट फीचर्स बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि इन चैटबॉट साथियों में से कितने को हटाया जा सकता है या पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन बाइटडांस अकेले ही कहता है कि 2024 में उनके पास 80 लाख से अधिक एआई एजेंट्स थे। यूजर्स, हैरानी की बात नहीं है, चीनी सरकार के इस कदम से खुश नहीं है। एक 34 साल के आदमी ने कथित तौर पर कहा कि उसने 2 सालों में एक रिश्ता बनाया, हर दिन हजारों मैसेजेस का आदान प्रदान किया। उसकी चैटबॉट गर्लफ्रेंड का आखिरी मैसेज, डिनर का स्वाद कैसा है, उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले ही वो अचानक गायब हो गई। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये गंभीर रिश्तों तक जा सकता है। एक यूजर ने बताया कि उसने चैटबॉट को अपने दिवंगत रिश्तेदार की आवाज दे दी। अब चैटबॉट के जाने से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मां फिर से मर गई हो। जो लोग इन साथियों के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि एक चैटबॉट ये उन्हें सुकून देता है, भावनाएं संभालने में मदद करता है और ये एजेंट्स ना तो उनकी आलोचना करते हैं, ना उन्हें धोखा देते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यही असली समस्या है। ये एजेंट्स हमेशा आपकी बातों से सहमत होते हैं, आपकी रोजमर्रा की इच्छाओं और भावनाओं से सहमति जताते हैं और उनसे बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं, जबकि आपको असली दुनिया में रिश्ते बनाने चाहिए। कुछ यूजर्स पहले ही उपाय ढूंढ रहे हैं। एक 17 साल की लड़की ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई बहन की आईडी से फिर से लॉगिन कर चैटबॉट बॉयफ्रेंड से रिश्ता जारी रखा। चाइना चैटबॉट्स डिलीट कर रहा है, लेकिन जैसे ब्रेकअप में सिर्फ नंबर डिलीट करने से रिश्ता खत्म नहीं होता, वैसे ही यहाँ भी मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हारे खाने का स्वाद कैसा था? सच कहूं तो थोड़ा उदास सा लगा। चाइन में तो बिल टूट रहे हैं, लेकिन रूस में लोग प्यार ढूंढ रहे हैं। शादी की शहनाइयों को भूल जाइए। इस समारोह में सर्किट बोर्ड भी शामिल थे। 2 ह्यूमनॉइड रोबोट, जिनका नाम रॉबर्ट और मैटिल्डा है, आयोजकों के अनुसार रूस के पहले रोबोटिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे हैं। मॉस्को में यह समारोह परिवार, प्रेम और निष्ठा दिवस पर आयोजित हुआ। इस जोड़े ने प्रोग्राम किए बचन और रोबोट कुत्ते द्वारा लाए प्रतीकात्मक शादी के कंगन का आदान प्रदान किया। आयोजकों ने कहा कि यह इवेंट रोबोट्स के प्यार पर नहीं, बल्कि ह्यूमनॉइड टेक्निक की प्रगति दिखाने के लिए था। साथ ही यह चर्चा भी थी कि बुद्धिमान मशीनें जल्द ही हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभा सकती हैं।
रोबोट्स की बात करें तो अब शिक्षक को सेब लाना पुरानी बात हो गई। इस पतझड़ में न्यूयॉर्क के कुछ छात्र कक्षा में ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ पढ़ाई करेंगे। सैली नाम की इस एआई असिस्टेंट को छात्रों के सवालों के जवाब और कोडिंग रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए लाया गया है। यह हर छात्र की प्रगति के अनुसार पढ़ाई को व्यक्तिगत भी बनाएगी। स्कूल अधिकारी जोर देते हैं कि सैली शिक्षकों की जगह नहीं लेगी, बल्कि कक्षाओं को एआई आधारित भविष्य के लिए तैयार करते हुए उनकी मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक्नोलॉजी में बहुत हलचल है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपकी होस्ट लिन प्लॉगमायर। अगले हफ्ते मेरे साथ इनोवेशंस के नए एपिसोड में जुड़िए। देखने के लिए धन्यवाद। आप जहां भी हो, आपका दिन शुभ हो। तेल अवीव से नमस्कार।